अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं MIS का। आज ऑनलाइन का आपका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम फिज़िकली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और हमने आलमोस्ट जो है कोर्स कवर कर लिया है। यानी कि जो मेरा पोर्शन है मैनेजमेंट का वो मैंने कवर किया है। अब इस लेक्चर के बाद आपका कोर्स जो है सर खिज़र साहब को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वो इंशाल्लाह जैसे ही 8 से या 6 से जो है आपके इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं तो वो आपके लेक्चर्स रिसीव करेंगे। ठीक है जी। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिस्टम एंड मॉडल्स का। उसका आखिरी टॉपिक हमारा रहता था मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने उसे हाफ पढ़ाया था, अब ये कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल को। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या करती है? एक्ट ऑफ प्लॉटिंग द जनरल लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द फर्म। कि जो आप लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कंपनी की बनाते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, उसे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। मैनेजेरियल जो डिसीजंस होते हैं ना, बाद में जो मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, ऑपरेशंस कैरी ऑन करते हैं, मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके जो डिसीजंस हैं और उनके जो टास्क हैं या जो उनकी आउटकम्स हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ द मोस्ट आइडेंटिफाइड। अब वो कहता है कि ये भी हम बात मानने को तैयार हैं कि जी स्ट्रेटेजिक प्लान सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसे तैयार करते हैं, लेकिन उन स्ट्रेटेजिक प्लान का नॉलेज, ठीक है, उनका जो भी नॉलेज है, जो वेज हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो तमाम नॉलेज हर लेवल के मैनेजर्स और किसी भी लेवल के एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है वर्कर एट एनी लेवल के लिए? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को माइंड में रख कर आपके आउटकम्स को अचीव करें और ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। क्यों फ़ायदेमंद हो सकती है? क्योंकि ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। किसको? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में और ऑर्गेनाइजेशंस की डायरेक्शंस को क्लैरिफाई करने में कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती है या एक्सटेंशन की तरफ जाती है, अपने प्लांट को एक्सटेंड करती है, नया प्लांट लगाती है। ठीक है। जब स्ट्रेटेजिक प्लान बन जाते हैं तो हम उसे एक स्टैंडर्ड समझते हैं, एक बेंचमार्क समझते हैं। फिर उससे कंपेयर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस और उसके इफ़ेक्टिवनेस को जज करते रहते हैं। जी, नेक्स्ट है जी, आपने डिस्कस करना है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इवन टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस भी हो सकती है और इसे बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम समझा जाता है कि ये जी प्लान्स बना कर दे दिए एग्जेक्टिव वालों ने। अब करंटली ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जो है वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, हमारे पास मशीन्स ख़राब हैं, कितने मसाइल हो सकते हैं। बट जितनी मर्जी शॉर्टकमिंग्स आएँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कंपनी के लॉन्ग टर्म्स गोल्स के ऊपर। ठीक है जी। MIS कहाँ पर इन होती है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि वो एक टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड फर्म है, तो वो हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक प्लान इसी मैकेनिज़्म के तौर पर बनाएगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो। जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल्स के बारे में मैंने बात की, वो कौन कौन से सब सेक्शंस हैं उसके। उसमें मिशन स्टेटमेंट आ जाती है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल आ जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, प्लान्स आ जाते हैं, पॉलिसीज़ आ जाती हैं। इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मिशन स्टेटमेंट कैसे कहते हैं? मिशन स्टेटमेंट कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इंटेंट कहते हैं इरादे को, कि एक कंपनी क्या इरादा रखती है और कौन सी प्रोडक्ट बनाएगी। यानी एक कंपनी की प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी हैं और कंपनी के ओनर्स का वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे अपने बिजनेस की तरफ। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी के ओनर्स का रिफ्लेक्शन होता है
मिशन स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? ओनर्स की वैल्यूज़ को, ओनर्स की प्रायोरिटीज़ को। अब किसी भी कंपनी का जो मिशन है, मिशन स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी लेवल के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को देखती है कि वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सप्लायर है, तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ करेगी वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगी कि उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन कि अगर वो कहे कि हमारा कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर है या सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सप्लायर है, ठीक है, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। अब है जी मिशन स्टेटमेंट, आगे पढ़ते हैं जी। चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड वर्ल्ड इवेंट कॉन्स्टेंटली फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू री थिंक देयर बिजनेस। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से और कुछ वर्ल्ड इवेंट्स की वजह से कंपनी को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी मिशन स्टेटमेंट चेंज करे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक तो टेलीविज़न की एग्जांपल है कि जिन्होंने फोर्स किया एंटरटेनमेंट बिजनेस को, इस बिज़नेस को हॉलीवुड को फोर्स किया कि वो सिर्फ मूवी बिज़नेस नहीं है बल्कि इंटरटेनमेंट बिजनेस है। जहाँ वो सिर्फ मूवीज़ बना रहे थे, उन्होंने वहाँ पर शोज़ करने शुरू किए, साथ में उन्होंने कार्टून्स, फिर एनिमेशंस, ठीक है, उन्होंने अपने वर्क को एडिशन करते गए। अभी देखें कि सबसे पहले कोनिका कैमरे वाले जो बहुत मशहूर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डिजिटल कैमरा आ गया और उन्होंने इस बात पर बिलीव रखा कि कोई भी इसे अडॉप्ट नहीं करेगा डिजिटल कैमरे को, और कोनिका कैमरा जो रील वाला कैमरा था, सब ने कहा कि इसी को ही फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोग डिजिटल कैमरे की तरफ चले गए और कोनिका वालों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। ठीक है जी। जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसेस होती हैं वो भी किसी भी कंपनी को फोर्स करती हैं कि वो क्रिएटिव वे में काम करे। जैसे कि इन्होंने न्यूज़ वायर सर्विस की एग्जांपल दी गई है कि उन्हें पूरा बिजनेस रिकॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ा, ठीक है, मूविंग ऑपरेशन के। वो गैदरिंग डाटा करते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ डाटा गैदर करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते बल्कि वो मूव करते रहते हैं और जहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हो उसको सपोर्ट करते हैं। डी रेगुलेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की अपने रास्ते से हटना, डी रेगुलेशन, कि वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे अब नहीं कमा। जी, बहुत सी कंपनीज़ के बिजनेस की डी रेगुलेशन की वजह से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोनिका की दी। उनकी डी रेगुलेशन जब हुई तो वो दूसरी कंपनीज़ को इससे मोटिवेशन मिली। जैसा कि वो एग्जांपल भी दे रहा है कि मैरिल लिंच जो था ये स्टॉक ब्रोकरेज बिज़नेस था, लेकिन उन्होंने अपना बिज़नेस चेंज कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज में जब इन्होंने कैश मैनेजमेंट का अकाउंट ओपन किया। अब वो ये भी कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उनकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। वो टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं उनको चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि एक कंपनी जो है ख़ुद को टेक्नोलॉजिकल लीडर के तौर पर अगर शो करती है तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहेगी जिनका इंटरेस्ट होगा ही नहीं प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट कटिंग एज प्रोडक्ट्स में, प्रोड्यूसिंग कटिंग एज प्रोडक्ट्स में, ऐसी प्रोडक्ट्स जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू तैयार की गई हों। अब आ जाते हैं कंपनी प्रोफाइल की तरफ। कंपनी की प्रोफाइल क्या कहलाती है कि फ़र्म खुद को कैसे देखती है, यानी उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिवली इन द मिरर, कि अगर एक फ़र्म कंपनी जो है एक मिरर में ख़ुद को ऑब्जेक्टिवली देख रही हो तो वो कैसे देखेगी, कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर गौर करेगी कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर दे के सेल्फ एनालिसिस करती है फंक्शन एरियाज़ ऑफ बिजनेस का। फॉर एग्जांपल कौन कौन से फंक्शन एरियाज़ हैं? मार्केटिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर कंपनी जब एनालिसिस करती है तो या तो वो पेस्ट एनालिसिस करती है, या पेस्ट एनालिसिस होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, थ्रेट्स, ठीक है, ये इसके पेस्ट को एनालिसिस करती है। या एक और एनालिसिस होता है, या फिर कंपनी अपना स्वॉट एनालिसिस करती है जिसमें कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स देखती है। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल का मतलब ये है कि कंपनी अपना स्वॉट एनालिसिस करे जिसके ज़रिए कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को बयान करे, अपनी वीकनेसेस को बयान करें। याद रखें कि जो कंपनी की वीकनेसेस होंगी वो उनके कंपेटिटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इसी तरह से थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, और जो कंपनी के स्ट्रेंथ्स होंगी वो दूसरी कंपनीज़ के लिए थ्रेट्स होंगे। अब कंपनी जब अपना एनालिसिस कर रही होती है तो बेसिकली अपने कंपेटिटर के साथ उसे कंपेयर कर रही होती है।
जब वो अपने कंपेटिटर के साथ उसको कंपेयर करेगी तो जो उसके थ्रेट्स होंगे वो इसकी जो उसकी स्ट्रेंथ्स होंगी वो इसके लिए थ्रेट्स बन जाएंगे, और जो उनकी वीकनेसेस होंगी वो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। ये उन्हें अडॉप्ट करते हुए अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और कंपनी के प्रोफाइल में क्या बताता है कि कंपनी की तमाम प्लान्स जो हैं वो कंटिजेंट होते हैं कंपनी के करंट स्टेटस के ऊपर। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखें, अगर एक कंपनी ये कोशिश कर रही है कि वो अपने बिज़नेस को ग्लोबल कर ले, वो हर मुल्क में अपना बिज़नेस लेके जाए, लेकिन जबकि उसकी कंपनी की अपनी ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं कि कंपनी अंडर फाइनेंस्ड है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो कंपनी को पहले अपनी पोजीशन को कंसिडर करना पड़ेगा। इवन के जब कंपनी अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखती है तो वो अपने मिशन स्टेटमेंट को भी चेंज करना चाहती है। लाइक वो इस तरह के क्वेश्चंस करती है कि क्या वो सही बिजनेस में है, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव्स को अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में गोल्स को चेंज करना चाहिए। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इससे मुराद आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन सी आ जाती हैं पार्टीज़? वो तमाम पार्टीज़ जो कंपनी के अंदर होने वाले डिसीजन से इफ़ेक्ट हो सकें, लाइक आपके कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, ठीक है, आपके कस्टमर्स, आपकी पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक जो आपके कस्टमर्स नहीं भी हैं तब भी, ठीक है, कंज्यूमर्स, मटेरियल सप्लायर्स, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स, लेबर आपकी, ठीक है, ये सब के सब फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। आपका सबसे बड़ा फैक्टर गवर्नमेंट का है। अब देखें, आप इन सब फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, इवन के आप जो एक्ट ऑफ गॉड है उसका भी एनालिसिस करते हैं। लाइक अर्थक्वेक आया या सैलाब आया तो हम क्या करेंगे? आप एनालिसिस ये नहीं करते कि अर्थक्वेक कब आएगा, बल्कि आप एनालिसिस इस चीज़ का करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा डिसास्टर आता है तो आपके पास रिकवरी की प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर वो इस चीज़ पे बहस कर रहा है इन इन पॉइंट्स में। वो कहता है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ द मिशन एंड प्रोफाइल ऑफ द फर्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लानर को इस बात का जवाब देता है कि कंपनी इस वक्त किस पोजीशन में है और कंपनी के फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। अब कंपनी के प्लानर को ये बात पता होनी चाहिए कि क्या वो एक ऐसी बोट में सवार है कि जो स्मूथली अपना सफ़र तय कर रही है फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने में, या फिर वो एक समंदर के गलत रास्ते पर चल पड़ी है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बोट लीक है। तो अगर उसकी बोट लीक होगी तो क्या होगा भला? उसके जो सवार होंगे वो दूसरी बोट का रास्ता इख्तियार करेंगे या फिर चेंज कर लेंगे अपनी सवारी। मतलब कहने का ये है कि अगर कंपनी अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर डायरेक्शन में ना हो तो आपके एम्प्लॉयज़ जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी कंपनी को छोड़ देंगे, वो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जनरली स्पीकिंग कहता है जी, फिजिबिलिटी आर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ईच स्ट्रेटेजिक ऑप्शन शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। वो कहता है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के हर पॉइंट को पहले सोच लेना चाहिए। लाइक वो एग्जांपल दे रहा है डेवल एडवोकेट्स की, डायलेक्चुअल इंक्वायरी की। डेवल एडवोकेट्स से मुराद ये होता है कि आप अपने ऑपरेशंस में कोई चेंज नहीं लाते, बल्कि आप सामने वाले आर्गूमेंट्स को क्या करते हैं? कमज़ोर करते हैं। जबकि डायलेक्चुअल इंक्वायरी जो होती है इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी में होने वाले प्रॉब्लम्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकलवाते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपनी वीकनेसेस, ड्रॉबैक्स, रिस्क सब कुछ उसको क्लैरिफाई करते हैं। अब आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं जो कि कंपनी को अचीव करने होते हैं। ये टारगेट्स आपके स्ट्रेटजी से अटैच होते हैं, ये स्ट्रेटजीज़ को ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक, इनकी नेचर स्पेसिफिक होती है और ये क्वान्टिफाइबल होता है। लाइक हाउ मच, व्हेन, विच वन। ठीक है जी। किसी भी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो मल्टी ईयर 8 से 10 सालों का हो तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अगर उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो करंट ईयर के लिए सिर्फ बना हो तो हम क्या कहते हैं? ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी उसे कहते हैं या फिर उसे एनुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब वो एक एग्जांपल दे रहा है कि एक बुक स्टोर है जिसमें बुक स्टोर वाले ने ये डिसीजन लेना है कि वो नॉन बुक्स आइटम्स को आप क्या करें? सेल करना चाहता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके लिए क्या होगा कि शेल्फ्स पर सेटिंग बुक्स की और नॉन बुक्स आइटम्स की अरेंजमेंट उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, टाइम टेबल क्या होगा नई आइटम्स लेने का, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज़ क्या होने वाली नॉन बुक्स आइटम्स की, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है।
जी, प्लान जो है, प्लान किसे कहते हैं जी? प्लान एक कम्प्रिहेंसिव डायनामिक स्टेटमेंट है जो कि हमें सिर्फ ये बताती है कि आपके स्ट्रेटजीज़, आपके ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आपको मैंने बुक स्टोर वाले की एग्जांपल दी जिसमें उसने कहा कि वो नॉन बुक्स आइटम्स को ज़्यादा सेल आउट करना चाहता है। तो मैंने कहा कि उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि शेल्फ्स में नॉन बुक्स आइटम्स की तरतीब और उसकी मिकदार, और उसे अगर नया ऑर्डर करना है तो सब कुछ वो उसमें शामिल है। अब उसके लिए प्लानिंग क्या करता है? वो कहता है कि एक नए पर्सन को हायर करता है जिसको सेम पोजीशन, जो टास्क उसने अंजाम देना था वो उससे टास्क अंजाम दिलवाएगा। जो मास्टर प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, और जो शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लान होता है उसे हम एनुअल बेसिस पे, उसे हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं, या फिर हम उसे ऑपरेटिंग प्लान भी कहते हैं। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पॉलिसीज़ डायरेक्टिव्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए कि किस तरह से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पॉलिसीज़ जो हैं एम्प्लॉय के डिस्क्रेशन को और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लिमिट कर देती हैं। डिस्क्रेशन से मुराद कि एम्प्लॉय आपकी ऑपरेशंस को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आउटसाइड पार्टी को आपके जो हैं ऑपरेशंस इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, और वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। फिर पॉलिसीज़ के बारे में वो कहता है कि जैसे ही हमने बुक स्टोर की पॉलिसीज़ बनाई, अगर बुक स्टोर वाले एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करें, वो कहता है कि अगर बुक स्टॉक में ना हो तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जा सकते हैं। अगर बुक स्टॉक में ना हो तो वो उसके कस्टमर को 7 डेज़ के अंदर अंदर बुक पहुंचाएगा, और अगर कस्टमर बुक को वापस करना चाहता है तो उसके पास 30 डेज़ का टाइम पीरियड है, और विदाउट क्वेश्चन वो आपकी बुक वापस रख ली जाएगी, और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये काबिल कबूल नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल में काबिल कबूल नहीं है। पॉलिसीज़ को अगर मैं फ़र्दर डिस्कस करूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉलिसीज़ को कामयाब करने के लिए मज़ीद प्रोसीडर्स बनाए जाते हैं। प्रोसीडर उन वेज़ को कहते हैं, उन तरीक़ों को कहते हैं जिससे टास्क अंजाम दिए जाते हैं। ये फ़र्दर गाइडलाइंस देता है, एम्प्लॉयज़ को डिटेल में गाइडलाइंस देता है कि कौन कौन से टास्क अंजाम करने हैं और किस किस पर्सन ने टास्क को अंजाम देना है। इन्हें हम नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स भी कहते हैं। लाइक एग्जांपल बुक स्टोर वाली, उसमें जब 30 डेज़ का हमने टाइम पीरियड दिया और उसमें कहा कि बुक अगर वापस करे तो विदाउट क्वेश्चन ले लेनी थी, लेकिन उससे फॉर्म ज़रूर फिलअप करवा लें कि उसने कहाँ से, मतलब क्यों बुक रीज़न दे दे एक तो, और उसके बाद उसके जो कैश है वो काउंटर से पे किया गया है। नेक्स्ट है जी, लास्ट है जी, इसमें स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन से मुराद आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई, आपने प्लान्स बनाए, आपने मिशन स्टेटमेंट बनाई, आपने प्लान्स बनाए, प्लान्स के बाद आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, ऑब्जेक्टिव के बाद आपने पॉलिसीज़ बनाई। लेकिन अगर उन पूरे प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से ना हो तो आपकी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि स्ट्रेटजी लोगों को समझ नहीं आई। देखें, आपने एंड में तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बना दिए थे, और एंड में गाइडलाइंस भी दी और टास्क भी बताए। जब क्लैरिफाई आपने कर दिया तो अब सिर्फ़ और सिर्फ उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है जी? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो कंपनी की स्ट्रेटजी है वो एक दिन में ही इम्प्लीमेंट हो जाए। ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स होने वाली हैं, कुछ ना कुछ जो है सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होने वाले। आपने ये भी पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल करता है आपके ऑपरेशंस में। देखें, आपने स्ट्रेटजीज बनाई, ऊपर से गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस चेंज कर दी, आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये कहना चाहता है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये पूरा अरसा चलता रहता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी और शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी, दोनों बेसिस पर चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहाँ बेस करती है। अब देखें, जब मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करता हूँ तो आप हर डिपार्टमेंट का प्लान बनाते हैं। आप फाइनेंस का भी बनाते हैं, आप अकाउंटिंग का भी बनाते हैं, आप प्रोडक्शन का भी बनाते हैं, आप सप्लाई डिपार्टमेंट का भी बनाते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, आप सबका डिपार्टमेंट बनाते हैं। लेकिन जो आपका MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इससे सब डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उनसे डाटा लेकर उस स्ट्रेटजिक प्लान को टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिस पर अरेंजमेंट करके, क्लासिफाइड करके रेलिवेंट पर्सन तक पहुंचाना होता है। यानी कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत मुश्किल हो जाता है इस डाटा को इम्प्लीमेंट करना। तो आप क्या करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं जिसमें आपने अभी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, DSS भी आपने पढ़ना है अभी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपने डिटेल में पढ़ने हैं। तो लेकिन
यहाँ पर सिर्फ एक बात वाज़ह करता चलूँ कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हों, जो भी आपने प्लान्स डेवलप किए हों, वो सारे के सारे प्लान्स आपके MIS के थ्रू प्लान्स के साथ अटैच होते हैं। आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्लान्स के साथ वो सारे प्लान्स अटैच होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ही डाटाबेसेस क्रिएट करने होते हैं जिससे सारे के सारे आपके प्लान्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम जूम मीटिंग करने वाले हैं जिसमें मैं दोनों लेक्चर्स को इकट्ठा डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।